गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने स्टडी किया था न्यूटन सेकंड लॉ और इम्पल्स के बारे में। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि जल्दी आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाले हैं रीजनिंग के एनटीएससी के लिए। लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, तो वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने एक क्लू दिया था, इम्पोर्टेंट क्लू था, और मुझे विश्वास है कि आपने वो वीडियो पूरी देखी होगी। तो इस वीडियो के अंदर भी एक अच्छा सा पॉइंट आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसको भी लास्ट तक देखें। उसमें मैंने बीच में बता दिया था, लेकिन इसमें मैं लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट तक देखें। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना टॉपिक है, नेक्स्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यहां पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो न्यूटन का तीसरा नियम हम स्टडी करेंगे। पहला पढ़ा हमने, फिर उससे रिलेटेड इनर्शिया हमने पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा उससे रिलेटेड इम्पल्स हमने पढ़ा, तीसरा हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भी पढ़ेंगे। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, every action is always equal and opposite to reaction. Every action is always equal and opposite to reaction। यानी कि इसके अनुसार हम बात करें डायरेक्ट से, कि ये कहता है कि फोर्स ऑफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑफ रिएक्शन। यानी कि आपने को फोर्स लगाया, ठीक है, उतना ही फोर्स ऑफ रिएक्शन मिलेगा। जैसे आपने बॉल को फेंका वो दीवार के ऊपर, दीवार ने रिबाउंड कर दिया। ठीक है, एवरी एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या कहता है? एफ एक्शन, फोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑफ रिएक्शन, माइनस फोर्स ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पे क्या कहता है कि जब फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन नहीं होगा तो वहां पर ध्यान रहे, देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, नो चेंज इन नेट मोमेंटम। मोमेंटम में जो चेंज होगा वो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इस बात को हम लेके चलेंगे। दूसरी बात, मैं अगर ये कहूं कि एफ एक्शन दैट इज इक्वल टू माइनस एफ रिएक्शन, तो एफ एक्शन प्लस एफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू जीरो, एंड दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर हम बात करें तो दो जो एक्शन अप्लाई हो रहा है, रिएक्शन अप्लाई हो रहा है, देयर इज अ टू डिफरेंट बॉडी, दो डिफरेंट बॉडीज हैं। तो वहां पर हम दो डिफरेंट बॉडीज के केस में हम इनको नहीं लेके चल सकते हैं। क्लियर है? आगे बात समझ में? अब इसकी बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस में मैं आपको बात करूंगा, वॉकिंग है, स्विमिंग है, रिकॉइलिंग ऑफ गन है, हेड कोलिजन है। ठीक है, दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। चलते हैं, हम चलते हैं तो नीचे फोर्स लगाते हैं तो हमारे ऊपर भी फोर्स लगता है। ठीक है, स्विमिंग, पानी में तैरते हैं, ठीक है, जितना फोर्स हम पीछे लगाते हैं उतना हम आगे जाते हैं। ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ गन के अंदर जितना बुलेट आगे मूव करेगी उतना ही गन पीछे मूव करेगी। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन के अनुसार। हेड कोलिजन टकराना, गाड़ियों का टकराना, आपस में गाड़ी टकरा रही है, तो एवरी एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। समझ में आ गया? क्लियर है? ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब इसकी हम बात करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करने के लिए मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, ए और बी, ए और बी। जब ए और बी दो ऑब्जेक्ट ले लिए और ये ए और बी अपने खुद कुछ किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे थे और ये कोलाइड करेंगे। क्या करें? कोलाइड करें। क्या करें? कोलाइड। जब ये कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे।
ये एक फोर्स लगाएगा एफ ए बी, ये फोर्स लगाएगा एफ बी ए, लगाएगा नहीं लगाएगा, ए बी पर लगाएगा, बी ए पर लगाएगा, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, मोमेंटम के हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व होगा इसका चेंज इन मोमेंटम, कुछ हुआ मोमेंटम चेंज, इसको मैंने डेल्टा P1 से चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इसका डेल्टा P2 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, मोमेंटम चेंज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2, यही आएगा। दोनों तरफ dt से मैं डिवाइड कर दूं तो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T, डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T, ये माइनस का, तो इसके तो फोर्स लगा 1 के द्वारा, ये तो आ गया F1, ये आ गया F2, क्योंकि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था ना आपने, अरे न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, तो ये आ गया F एक्शन और ये क्या आ गया F ए रिएक्शन, क्या आ गया F ए रिएक्शन, F एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू क्या होगा F ए रिएक्शन। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलो, ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ। मैंने आपको बताया कि इसकी एप्लीकेशंस, जैसे आपकी बुक रखी है टेबल के ऊपर, तो जितना फोर्स बुक के द्वारा टेबल पर लगाया जा रहा है उतना ही टेबल के द्वारा बुक पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर टेबल और बुक दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, टेबल और बुक दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अगर ये एफ एक्शन अप्लाई कर रहा है तो ये एफ रिएक्शन अप्लाई होगा। मैंने आपसे अभी भी कहा कि दोनों का सम 0 नहीं लेंगे, ये अपना इंडिविजुअल काम कर रहा है, ये अपना इंडिविजुअल काम कर रहा है। 0 कब लेंगे? जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी सिंगल पॉइंट के ऊपर, सिंगल पॉइंट के ऊपर इधर से F1 लग रहा है, इधर से F2 लग रहा है, सिंगल पॉइंट के ऊपर, सिंगल पॉइंट के ऊपर दो ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ ये F1 ऑब्जेक्ट अलग और F2 ऑब्जेक्ट अलग हो तो नहीं होगा, तो नहीं होगा 0। सिंगल पॉइंट के ऊपर F1 F2 दोनों अपोजिट अप्लाई होने हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो ही 0 होगा। क्लियर है? अगर दो डिफरेंट, जैसे ये ऑब्जेक्ट था अलग था, ये ऑब्जेक्ट था अलग था, तो 0 नहीं होंगे। ये क्या था हमारा? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। ठीक है, इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करवाता हूं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। आप डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते हो, हॉर्स मतलब घोड़ा और कार्ट मतलब गाड़ी। आप घोड़े और गाड़ी दोनों को ऑब्जर्व करते हो। यहाँ पर हमने ये कार्ट ले ली, कार्ट गाड़ी ले ली, घोड़ा गाड़ी के अंदर गाड़ी ले ली हमने। ठीक है, ये गाड़ी आपकी है, आपकी गाड़ी है, आप कैसे चलाते हो आप पे डिपेंड करता है। आप अच्छे से पढ़ते हो तो अच्छी गाड़ी चलेगी, आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी। ठीक है, ओके, ये आपकी गाड़ी हमने बना दी। ठीक है, ये आपकी गाड़ी होगी। इसको कनेक्ट कर दिया हमने किससे? हॉर्स से। किससे कनेक्ट कर दिया? हॉर्स। ठीक है, ये आपका हॉर्स है। हॉर्स आपको पता है, कलाकार हो आप बना दोगे। ठीक है, हॉर्स से कनेक्ट कर दिया, चलो छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको पता है कि मेरी ड्राइंग कैसी है। ओके, तो ये हॉर्स हमने ले लिया। अब हॉर्स क्या काम करेगा? हॉर्स पैर से नीचे तिरछा फोर्स लगाता है। हम जब चलते हैं ना, तो चलते हैं तो ऐसे फोर्स लगाते हैं, ऐसे ऐसे तिरछा लगाते हैं। ठीक है, ओके, चलो तिरछा फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स को हमने F का। ठीक है, दूसरी तरफ गाड़ी भी फोर्स लगाएगी और वो वेट के कारण फोर्स लगाएगी, दैट इज इक्वल टू mg। अब हमने कहा कि एवरी फोर्स ऑफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर इसका फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा, वो फोर्स ऑफ रिएक्शन ये होगा, वो हमने R ले लिया। वेट का फोर्स ऑफ रिएक्शन, ने कहा एवरी फोर्स ऑफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। मतलब जितना फोर्स गाड़ी लगाएगी उतना ही
सरफेस लगाएगा। चलो अब यहां पर एक टेंशन तो खिंचाव लगाएगी गाड़ी और दूसरी तरफ टेंशन लगाएगी टी। टेंशन मतलब खिंचाव वाला टेंशन, वो वाला नहीं, टेंशन कभी दिमाग में टेंशन पालो, ठीक है। तो टी टेंशन हो गया। अब एफ फोर्स लगाया और ये फोर्स, इसका रिएक्शन फोर्स होगा आर, आर फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा। अब यहां पे घोड़े का वेट था mg नीचे, इसको स्मॉल mg ले लो, इसको कैपिटल mg, ठीक है। अब ये यहां पर इसके साथ ये दो कंपोनेंट में आर जो है ना वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक तो होगा आर कोस थीटा और एक होगा आर साइन थीटा। आर साइन थीटा और आर ए कोस थीटा। बोले सर ये कैसे बट गए? तो देखो आपने ट्राइंगल पढ़ी मैथ के अंदर, ठीक है। यहां पर एंगल बन रहा है थीटा, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये बेस बन रहा है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये ए बी सी मैंने कोई ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो यहां से आपका एक फॉर्मूला बनता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो वहां पे फॉर्मूला बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बनता है कोस थीटा। तो मैं अगर परपेंडिकुलर लेके आऊं दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा आ गया, और ये बेस दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू कोस थीटा आ गया, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज तो ये है। अब मैं इसको थोड़ा इसमें रिजोल्व करूंगा, ये आर ले लूं तो ये और ये दोनों बराबर होंगे ना, ये वाले दोनों, तो ये हो गया आर, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब परपेंडिकुलर क्या था? हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा, तो हाइपोटेन्यूज क्या था? आर, तो ये आ गया आर साइन थीटा, और ये बेस था, तो बेस क्या था? हाइपोटेन्यूज इनटू कोस थीटा, हाइपोटेन्यूज क्या था? आर, ये हो गया आर कोस थीटा। तो एक तो आर कोस थीटा में बढ़ जाएगा और एक आर ए साइन थीटा में, ठीक है। ओके, यहां से हम बात करें तो इसके अंदर मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, तो इसको R1 R डैश ले लो, ये R डैश R डैश। तो फ्रॉम कार्ट से R इज इक्वल टू mg, फोर्स ड्यू टू वेट। mg जो है वो बैलेंस किया जा रहा है। अच्छा, इसको टेंशन T1 ले लो, इसको टेंशन है T2, ठीक है। T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T2, टेंशन बैलेंस बाय हॉर्स एंड कार्ट, ठीक है। नेक्स्ट F जो है फोर्स अप्लाइड है ऑन अर्थ, ऑन ए अर्थ बाई हॉर्स, हॉर्स के द्वारा, ठीक है। आर डैश क्या है? फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ ए रिएक्शन है, ठीक है। अब आर डैश जो है दैट रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में टूट गया। नंबर फर्स्ट R1 डैश आया दैट इज इक्वल टू R cos थीटा, नंबर सेकंड आया R2 डैश दैट इज इक्वल टू R sin थीटा। अब R sin थीटा किसके द्वारा बैलेंस किया जा रहा है? mg के द्वारा। अब बचा सिर्फ क्या? R cos थीटा। क्या बचा? R cos थीटा। R cos थीटा अगर इसके फ्रिक्शन से ज्यादा हो, फ्रिक्शन बड़ा होगा ना, अपने फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता है अपोजिट फोर्स, जो अपोज करता है, हमारा हमेशा अपोज करता है, ठीक है ना। ओके, अगर R cos थीटा दैट इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ए फ्रिक्शन, देन कार्ट विल मूव, देन कार्ट विल मूव, मतलब गाड़ी चलेगी। अगर मैं बात करूं कि अगर R cos थीटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर अप्लाई हो रहा है, इधर अप्लाई हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर अप्लाई हो रहा है, अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ये ज्यादा है तो गाड़ी चलेगी, और अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है तो गाड़ी नहीं चलेगी। समझ में आ गया? ये रिजोल्विंग कंपोनेंट थे, ये आपका
न्यूटन थर्ड लॉ था। क्या था? न्यूटन से थर्ड लॉ। क्लियर है? आगे बात समझ में। अगला हम लेके चलेंगे नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, यही देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्शनल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्शनल फोर्स, यदि आप कोई फोर्स नहीं लगाते हो, देन द मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, in the absence of external force, in the absence of external force, net momentum will be conserved, मतलब ये साफ शब्दों में कहता है कि अगर फोर्स नहीं लगाते हो आप तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। चलो देखते हैं इसको क्या कहता है। तो मैं अगर कहूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ए था, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी थी, मास था m, ये ए से बी गया, ए से बी गया, और इसकी वेलोसिटी थी m, मास था, यहां पर u वेलोसिटी थी, यहां पर v वेलोसिटी है, इसने s डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे बात करें तो इसका मोमेंटम पहले का क्या होगा, P1 कितना होगा, P1 होगा m इंटू यू, और P2 कितना होगा m इंटू वी, ठीक है। इसने यहां तक पहुंचने के लिए टाइम T1 इज इक्वल टू 0 था, T2 इज इक्वल टू T लिया, ठीक है, टाइम लिया, चेंज इन टाइम लिया T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू T माइनस 0 इज इक्वल टू T, जो भी टाइम लिया इसने T लिया टाइम, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स हमारा क्या होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम। अब ये कहता है कि F दैट इज इक्वल टू डेल्टा P की जगह मैं P2 माइनस P1 रख सकता हूं, और डेल्टा T की जगह T2 माइनस T1, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगर मैं ये कहूं कि फोर्स जीरो हो, अगर फोर्स जीरो है, फोर्स क्या है, जीरो, तो फोर्स जीरो रखेंगे, तो फोर्स अगर जीरो, कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं मैं, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। तो P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो टाइम कभी भी जीरो नहीं हो सकता, टाइम नेवर जीरो, टाइम कभी जीरो नहीं हो सकता। तो P2 माइनस P1 दैट इज इक्वल टू जीरो, तो P2 इज इक्वल टू P1। और P2 P1 के इक्वल कब हो सकता है, जब, क्योंकि मास तो सेम है, मास क्या है, सेम, जब u इज इक्वल टू v हो, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें तो अगर P2 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P है, यानी कि कांस्टेंट है, तो पहले की वेलोसिटी और बाद की वेलोसिटी अगर बराबर है, यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल करेगा। अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो यूनिफॉर्म, तो अगला पहले कह रहे फोर्स नहीं लगाओगे तो यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल करेगा। और न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है, सॉरी सेकंड लॉ भी यही कहता है कि यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल करेगा। तो सीधी सीधी सी बात है, P क्या होगा, कांस्टेंट होगा। P क्या होगा, कांस्टेंट। P कांस्टेंट कब होगा, जब इन दोनों का, दोनों ये भी सेम ये भी सेम, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। तो P की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट। P की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उदाहरण हम लेना चाहेंगे, तो अगर ये बराबर होंगे तो मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा। इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका है, एग्जाम्पल हम लेना चाहें, एप्लीकेशन लेना चाहें, एक ही बात है, एप्लीकेशन ले लो, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। नंबर फर्स्ट है रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन। बोले सर काफी बार बता दिया है क्या। रिकॉइलिंग में क्या होता है कि हम गोली जब चलाते हैं तो जितना मोमेंटम बुलेट का होता है उतना मोमेंटम गन का भी होता है पीछे की तरफ। मतलब इधर गोली चल रही है, मास ऑफ बुलेट m1 है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1 है, इधर गन जाएगी, मास ऑफ गन m2 और वेलोसिटी ऑफ गन v2। तो हम सीधे सीधे शब्दों में कह देंगे कि m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। अगर आपको यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगी, तो m2 अपॉन m1 इंटू v2, ठीक है। गन की वेलोसिटी पूछेगा, और इधर रिकॉइलिंग वेलोसिटी आपसे पूछेगा, रिकॉइलिंग वेलोसिटी, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ ए गन, मतलब गन की रिकॉइलिंग वेलोसिटी पूछेगा। समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट मैं आपको कहूँ इसी से रिलेटेड अगला एग्जांपल लेना चाहूँ। सेकंड एग्जांपल है, आपने बोट देखी होगी, बोट ऑन शोर, ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि इसके अंदर हम जैसे ही आगे चलते हैं, आगे जाते हैं तो बोट पीछे जाती है, ठीक है। आप आगे की तरफ जा रहे हो, बोट पीछे की तरफ जा रही है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थर्ड में बात करूं, रॉकेट का केस सुना होगा, रॉकेट इट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए लीनियर मोमेंटम, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में डिपेंड करता है, ठीक है। वो जो है जितना, जैसे हम बात करें इसके अंदर कि जैसे जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उतनी वेलोसिटी से गैस एग्जर्ट करेगा, उतना ही मास इसके अंदर चेंज होगा, उतना ही मास यहाँ पर चेंज होगा। मतलब वो रॉकेट जो है वो जितना फ्यूल कंज्यूम होगा उतना ही वो वेलोसिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इसका उदाहरण देने रिकॉइलिंग ऑफ गन मैंने कहा, तो इसके अंदर जो अपने जितने भी आर्मी पर्सन होते हैं उनसे आप एक बार मिलना और पूछना, जो उनको जो गन दी जाती है उनको कहा जाता है कि जो कंधा उनका है वो उस पर अटैक कर सकती है। क्यों? क्योंकि जिस वेलोसिटी से गन आगे बढ़ रही है, सॉरी वेलोसिटी से बुलेट आगे बढ़ रही है, उसी के रिस्पेक्ट में मोमेंटम कंजर्वेशन को ओबे करते हुए गन भी पीछे जा सकती है, गन भी कहाँ जाती है, पीछे। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। ओके।